एक गांव में शीला नाम की महिला अपनी बेटी परी के साथ रहा करती थी। शीला ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। शीला प्याज के पराठे बनाकर बेचा करती थी और इसी काम को करके वो अपनी बेटी को पाल रही थी। इसमें बहुत कुछ अलग है। बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं आज रात जरा काम से लेट आऊंगी। लेकिन क्यों माँ? दरअसल आज मेरी पुरानी मालकिन के घर बहुत से मेहमान आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे पनीर प्याज के पराठे बनाने का ऑर्डर दिया है और साथ ही वो मुझे सारा काम करने के एक्स्ट्रा पैसे भी देंगी। मैं उनका सारा काम खत्म करके ही घर वापस आऊंगी। ओह अच्छा, ठीक है माँ, लेकिन कोशिश करना जल्दी आने की और अपना ख्याल रखना और समय पर खाना जरूर खा लेना। हाँ ठीक है मेरी बच्ची, तुम भी अब अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारे पेपर चल रहे हैं ना। हाँ माँ। शीला बाकी दिनों की तरह अपने काम पर चली जाती है। शीला अपने घर को चलाने के लिए बहुत मेहनत करती थी। उसने बड़ी मेहनत से परी को पढ़ाया लिखाया ताकि कल को उसकी बेटी को उसकी तरह इतने कष्ट ना सहने पड़े। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परी कॉलेज में पढ़ रही थी और वहीं पर एक रजत नाम का लड़का पढ़ता था। परी और रजत की बहुत गहरी दोस्ती थी। रजत परी को बहुत पसंद करता था। अरे ओ परी, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? देखो रजत, हम दोनों का लेवल बहुत अलग है। हाँ, लेवल तो अलग है। ये मेरा लास्ट ईयर है और तुम अभी सेकंड ईयर में हो। नहीं रजत, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। तुम्हारे परिवार वाले मुझे कभी भी नहीं अपनाएंगे। ओहो, लो वही बात कर दी ना। बस इतनी सी बात से तुम परेशान हो रही हो। अगर मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए मान गए तो क्या तुम हाँ कर दोगी? परी काफी गहरी सोच में चली जाती है। अब बोलो भी परी। हाँ ठीक है। परी को लगा था कि रजत के परिवार वाले कभी भी नहीं मानेंगे, इसलिए वो रजत को सिर्फ ऐसे ही हाँ बोल देती है। लेकिन फिर अगले ही दिन रजत अपने परिवार वालों को लेकर परी के घर पहुंच जाता है। देखिए, हमारा बेटा आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है। लेकिन आप तो हमारे घर की कंडीशन अच्छे से जानते हैं ना। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती और आपका तो इतना बड़ा खानदान है, तो हम गरीब लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने में आपकी बहुत बेइज्जती होगी। बहन जी, आप इतना मत सोचिए। हम इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते। हमें तो बस ये है कि बच्चों का संजोग मिलना चाहिए और बस, फिर उसके अलावा हमें क्या ही चाहिए। हाँ बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है, इसीलिए आप हमारी चिंता मत कीजिए। बाकी आप सोच समझकर हमें अपना फैसला बता दीजिए। उसके बाद रजत के घर वाले वहां से चले जाते हैं। बेटा, क्या तुम रजत को पसंद करती हो? हाँ माँ, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसमें तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। इस तरह पूरा 1 साल बीत जाता है और परी का कॉलेज भी अब खत्म हो गया था और वहीं दूसरी तरफ रजत भी एक अच्छी सी नौकरी करने लगा था। लेकिन परी देखती है कि रजत अभी भी उसकी बहुत परवाह करता है, तो इसीलिए परी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और फिर कुछ ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर शादी के कुछ दिन बाद वो दोनों मनाली में घूमने जाते हैं। देखो ना परी, यहाँ की वादियाँ कितनी अच्छी हैं। हाँ रजत, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सच में हमारी शादी हो गई। मैं सच बताऊं तो मैंने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं था। मैं तुमसे कहता था ना परी कि तुम इतना मत सोचा करो। हाँ चलो, हम कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं। हाँ चलो। इस तरह वो दोनों अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर एक शाम, हाँ चलो, फाइनली अब कल हमें घर वापस जाना है। ओह नो, मैं सबके लिए गिफ्ट्स लेना तो भूल ही गया। तुम भी ना सब कुछ भूल जाते हो। कोई बात नहीं, मैं बस अभी आया। ठीक है, आराम से जाना और जल्दी वापस आना। ओके मिसेज। रजत वहां से चला जाता है, लेकिन फिर एक हादसा होता है जिसमें रजत नहीं मिलता। परी को बहुत चिंता होने लगती है कि रजत काफी देर से वापस नहीं आया। रात काफी हो गई थी और परी बार बार रजत को कॉल कर रही थी, लेकिन रजत उसका फोन नहीं उठा रहा था। उसके बाद परी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाती है और पुलिस हर जगह रजत को ढूंढती है, लेकिन उन्हें रजत कहीं भी नहीं मिलता। उसके बाद परी अपने ससुराल वालों को ये सारी बात बता देती है और फिर उसके सास ससुर और उसकी ननंद वहां पर आ जाते हैं। तुम सब चिंता मत करो, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो हमें जल्दी ही मिल जाएगा।
लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि आखिर हमारे बेटे के साथ हुआ क्या। वो अचानक से इस तरह गायब क्यों हो गया। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। कई दिन तक ढूंढने के बाद भी उन्हें रजत का पता नहीं चलता। उसके बाद वो सब वापस अपने घर आ जाते हैं। तब ये सब तेरी ही वजह से हुआ है, इसमें तेरी ही गलती है। मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती। अरे जब से तेरे मनहूस कदम हमारे घर में पड़े हैं तभी ऐसा हुआ है, वरना पहले सब कितना अच्छा चल रहा था। मम्मी जी, रजत जी को खोने का जितना दुख दर्द आपको है उतना ही मुझे भी है। मैं चाहती हूँ कि वो जल्द ही हमें मिल जाए। हाँ, लेकिन तू यहाँ से चली जा। मैं तुझे इस घर में अब एक पल भी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाग्यवान, तुम बहू को ऐसी बातें क्यों सुना रही हो? इसमें भला उसकी क्या गलती? उसे भी तो तकलीफ हो रही है। गलती तो है ही पापा, ये भी तो भैया के साथ वहाँ पर थी। इन्हें भैया का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कह दो इसे कि चली जाए यहाँ से। कोई बात नहीं पापा जी, आप सब अपना ख्याल रखना। उसके बाद परी वापस अपने घर अपनी माँ के पास आ जाती है। उन्हें तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ, वो सब बहुत उदास है, लेकिन मैंने कुछ सोचा है। क्या बेटा? मैं वापस मनाली जाकर रजत जी को ढूंढूंगी। क्या? लेकिन तू वहां जाकर क्या करेगी बेटा? पुलिस वाले अपना काम कर तो रहे हैं। नहीं माँ, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। लेकिन तू वहां उस अनजान शहर में अकेले कैसे रहेगी? और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। नहीं माँ, मैं चाहे वहां पर कोई भी काम करूं, पर मैं वहीं पर रहूंगी। तो फिर बेटा मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं माँ, नहीं बेटा, मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूंगी? तू ही मेरा सब कुछ है, और जब तू ही यहाँ नहीं होगी तो मैं भला यहाँ अकेले क्यों ही रहूं? ठीक है माँ। उसके बाद परी और शीला दोनों वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। वो वहाँ पर एक सस्ता सा घर ढूंढते हैं और उसे किराए पर ले लेते हैं। उसके बाद शीला और परी दोनों वहाँ पर पनीर प्याज के पराठे बनाकर बेचने लगी। पराठे लो पराठे, गरम गरम पनीर प्याज पराठे, ऐसे स्वादिष्ट पराठे आपने कभी नहीं खाए होंगे। लीजिए ताज़ा ताज़ा गरम गरम पराठे। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन परी और शीला के पास एक भी ग्राहक नहीं आता और वो दोनों निराश होकर वापस अपने घर आ जाते हैं। दिल्ली में हम रहते थे, वहाँ पर हमारा काम सही चल रहा था, क्योंकि हम वहाँ पर काफ़ी पुराने हो गए थे और सबको हमारे हाथ का स्वाद काफ़ी अच्छा लगता था और सब हमें जानने भी लगे थे। कोई बात नहीं माँ, हम हार नहीं मानेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ पर भी सब ठीक होगा। परी और शीला दोनों ठंड में पनीर प्याज के पराठे बेचने जाती। शुरुआत में तो उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्हें सिर्फ एक वक्त का ही खाना बड़ी मुश्किलों से नसीब हो रहा था। लेकिन फिर एक दिन उनके पास एक ग्राहक आता है। बहन जी, पनीर प्याज पराठा कैसे दिया? 20 रुपए का एक। ये तो काफी सस्ता है, कहीं खराब तो नहीं है? जी नहीं, आप एक बार चखकर तो देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मत खाइएगा। ठीक है। फिर वो ग्राहक प्याज पराठा चखता है। ये तो वाकई स्वादिष्ट है, ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक नहीं चखा। जी, हम दिल्ली से आए हैं, हम यहाँ पर नए हैं। वाकई आपने कमाल कर दिया, आपके हाथों में जादू है। आप मेरे लिए 2 पराठे और लगा दीजिए। जी। उसके बाद परी उस ग्राहक को 2 पराठे बनाकर देती है। वो ग्राहक बड़े खुश होकर पराठे खाकर जाता है। इस तरह धीरे धीरे सभी उनके पास आने लगे थे और कई लोगों को उनके हाथ के पराठे काफी अच्छे लगने लगे थे। इस तरह दोनों माँ बेटी का पनीर प्याज पराठा काफी मशहूर हो जाता है। आज तो हमने कम से कम 20-30 ग्राहकों को पराठे खिलाए होंगे। सच में हमारा ये काम तो अब यहाँ पर अच्छा चल रहा है। हाँ माँ। क्या बात है बेटा, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ, हम यहाँ पर जिस मकसद से आए थे वो मकसद हमारा अब तक पूरा नहीं हुआ। हमें पूरे 6 महीने होने वाले हैं। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। माँ, पुलिस वाले भी कोई जवाब नहीं दे रहे, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। बेटा, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। इस तरह वो दोनों वहाँ पर हर रोज पनीर प्याज पराठे बेचती थी। उनका काम अब काफी अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन उनके पास एक ग्राहक आता है। मेरे लिए एक पराठा लगाना। ये आवाज सुनकर परी काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद जैसे ही परी उस व्यक्ति को देखती है तो वो खुशी से झूमने लगती है। रजत जी, आप यहाँ? हाँ, मैं।
आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है हम सब आपके लिए कितने परेशान हो रहे थे। आखिर ये सब कैसे हुआ था? उस दिन आपके साथ क्या हुआ? आप आज अचानक से कहाँ से आए? आप ठीक थे तो आपने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? अरे बस बस, इतने सारे सवाल एक साथ। मैं अभी तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता हूँ। हाँ, मुझे सब बताइए। उस दिन मैं पहाड़ से नीचे गिर गया था। तब एक लड़के ने मेरी जान बचाई और मेरी याददाश्त चली गई। मुझे कुछ भी याद नहीं था और मैं अपना फोन होटल में ही भूल गया था। हाँ, मुझे ये बात अगले दिन पता चली थी कि आप तो अपना फोन लेकर गए ही नहीं थे। और हाँ, तुम्हें पता है, मैं इसी जगह से 2-3 बार गुजरा था, लेकिन आज जब मैंने तुम्हें ध्यान से देखा तब अचानक से मुझे सब याद आ गया। अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर आ गए। इस तरह उन्हें रजत मिल जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि रजत अभी ठीक से चल नहीं सकता था। उसके बाद ये बात रजत के घर वालों को भी पता चलती है, जिसके बाद वो सब खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर जब रजत को पता चलता है कि उसके घर वालों ने उसके पीछे से परी को घर से निकाल दिया था, तब रजत अपने घर जाने से मना कर देता है और फिर परी, रजत और परी की माँ शीला तीनों वहीं रहते हैं। परी और शीला दोनों अपने पनीर प्याज पराठे बेचती थी। अब उनका काम काफी अच्छा चल रहा था। वहाँ पर बहुत से टूरिस्ट भी आते थे, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था और उसके बाद वहाँ पर वो अपनी छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। इस तरह वो तीनों वहाँ एक साथ रहते हैं और परी और शीला दोनों घर खर्च चलाती है। रतनपुर नाम के गांव में रजनी और गायत्री नाम की 2 बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। रजनी की उम्र अभी 12 साल की और उसकी छोटी बहन गायत्री अभी सिर्फ 6 साल की थी। अभी कुछ समय पहले ही एक सड़क दुर्घटना में उनके माता पिता चल बसे, जिसके बाद वो दोनों बिल्कुल अकेली हो गई। गायत्री, तूने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अगर तू इसी तरह भूखी रहेगी तो कैसे चलेगा? ऐसे तो तू बीमार हो जाएगी ना। देख, तू इस तरह मुझसे जिद मत कर, चुपचाप खाना खा ले, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। मैं क्या करूँ दीदी, मेरा कुछ भी खाने को मन ही नहीं कर रहा। मुझे माँ और पिताजी की बहुत याद आ रही है। पिताजी हर रोज खेत से आते थे तो माँ हम सब के लिए खाना परोसती थी। हम सब हर रोज एक साथ बैठकर खाना खाते थे, लेकिन अब माँ और पिताजी कभी वापस नहीं आएंगे। हम उनके बिना कैसे रहेंगे दीदी? मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती है। याद तो मुझे भी उनकी बहुत आती है गायत्री, लेकिन हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। अब तो सच यही है कि हम दोनों को ही एक साथ रहना है और एक दूसरे का ख्याल रखना है। और माँ पिताजी का सपना था कि हम दोनों खूब कामयाब हो, तो हमें उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी है और एक दिन उन्हें कामयाब होकर भी दिखाना है। रजनी अपनी छोटी बहन को समझा बुझाकर उसे खाना खिला देती है। उसके माता पिता ने अपने घर में बहुत पैसे जमा करके रखे थे, जिन पैसों से रजनी अभी अपने और अपनी बहन के खाने का खर्चा चला रही थी। लेकिन वो जानती थी कि कुछ समय बाद ये पैसे खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसे काम की बहुत चिंता थी। मुझे गांव में जाकर कहीं ना कहीं काम ढूंढना होगा, वरना कुछ दिन बाद तो हमारे पास खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। हमारा तो कोई साथ देने वाला भी नहीं है, हमें तो सब कुछ खुद ही करना होगा। रजनी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उनके घर पर उसके चाचा चाची आ जाते हैं, जो आज से पहले कभी उनसे कोई मतलब नहीं रखते थे, लेकिन अचानक वो उनके घर आ गए। कैसे हो बेटा? भैया भाभी के बारे में सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। तुम दोनों मेरी भतीजी हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को यहाँ इस तरह अकेले नहीं रहने दे सकता। हम दोनों आज से यहाँ पर तुम्हारे साथ रहेंगे। आप सच कह रहे हैं चाचा जी? हाँ बेटा, तुम्हारे चाचा जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। जब हमें ये खबर मिली तो हमें तुम दोनों की बहुत चिंता हुई, इसलिए हम यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने आ गए। अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप दोनों कितने अच्छे हैं, वरना कोई भी रिश्तेदार हमारे पास हमारा हालचाल पूछने तक को नहीं आया। हम दोनों इतने दिनों से यहाँ पर अकेले थे। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम ऐसा कुछ मत सोचो। अब हम दोनों आ गए हैं ना, तो तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम दोनों ने बहुत दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा ना, तो मैं सबके लिए अच्छा सा खाना बना लाती हूँ। रजनी की चाची जी रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर एक डब्बे में थोड़े से चावल और दूसरे डब्बे में थोड़ी सी दाल रखी हुई थी। बाकी रसोई में खाने के लिए और कुछ भी नहीं था।
अरे यहाँ पर तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लगता है मुझे ही मुकेश जी को बोलकर घर के लिए राशन मंगवाना पड़ेगा। सावित्री अपने पति मुकेश को राशन वाले की दुकान पर भेजकर घर के लिए सारा राशन मंगवाती है और सभी के लिए अच्छा सा खाना बनाकर तैयार करती है। आज कितने दिनों बाद हम लोगों ने ऐसा खाना खाया है। मम्मी पापा जब तक थे तब तक हमें अपने हाथों से खाना खिलाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद। तुम इस तरह उदास मत हो बेटा, हम लोग आ गए हैं ना। आज से तुम हमें ही अपने माता पिता समझो। आज से मैं तुम्हारी चाची नहीं बल्कि तुम्हारी माँ हूँ। सावित्री की ये सब बात सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने चाची के गले से लग जाती है। सावित्री उन दोनों को लोरी सुनाकर उनके बिस्तर पर सुला देती है। अगली सुबह उन दोनों के लिए खाना बनाकर तैयार करती है और उन्हें तैयार करके स्कूल भेज देती है। उन दोनों के स्कूल जाने के बाद हमें जो भी करना है ना जल्दी जल्दी करना होगा, वरना अगर इनको या पड़ोसियों को हम पर शक हो गया तो हमारा सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। जल्दी से इस घर को अपने नाम पर करवाकर इसे बेचकर यहाँ से निकल चलो, वरना कुछ भी हाथ नहीं आएगा हमारे। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है, लेकिन अगर मैं इतनी जल्दी सब कुछ करूंगा तो इन्हें हम पर शक हो जाएगा, इसीलिए हमें थोड़े समय के लिए रुकना होगा। मुकेश घर को अपने नाम पर करवाने के लिए कुछ समय तक उन दोनों का भरोसा जीतने की कोशिश करता है और वो उनके चाचा जी थे तो बच्चियों को उन पर बहुत भरोसा था। लगभग 1 महीने बाद मुकेश कुछ कागजात लेकर उन दोनों के पास गया। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों के लिए बैंक में एक स्कीम खुलवाई थी। तुम दोनों इन कागजात पर अंगूठा लगा दो तो बैंक वाले तुम्हारे खाते में पैसे भेज देंगे, वरना तुम्हें वो पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं चाचा जी, इस समय तो हम लोगों को पैसों की बहुत जरूरत है। हम दोनों इन कागजात पर अंगूठा लगा देते हैं। दोनों बच्चियां बहुत भोली थी, इसलिए अपने चाचा जी की बातों में आकर वो दोनों कागजात पर अंगूठा लगा देती है। घर अपने नाम पर होते ही मुकेश घर को एक आदमी को बेच देता है और रातों रात गांव छोड़कर भाग जाता है। अगली सुबह जब दोनों बहनें सो रही थी तो कुछ लोग आकर उनके घर में घुस जाते हैं और उन्हें उठाने लगते हैं। दोनों बहनें बहुत ही डर जाती है। कौन है आप लोग और इस तरह हमारे घर में क्या कर रहे हैं? अब ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर हमारा है। कल मुकेश नाम के एक आदमी ने हमें इस घर को बेचा है, इसलिए तुम यहाँ से उठो और जाओ यहाँ से। अपना सारा सामान लेकर यहाँ से रफा दफा हो जाओ। अरे आप ऐसे कैसे हमें हमारे घर से निकाल सकते हैं? इस घर को हमारे पिताजी ने बड़ी ही मेहनत से बनाया था। ये घर आपका नहीं हमारा है। और हमारे चाचा चाची कहाँ पर है? चाचा जी, चाची जी। यहाँ तुम्हारे कोई चाचा चाची नहीं है। मैंने एक बार बोला ना, अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मुझे अपने घर की सफाई करनी है। चलो निकलो यहाँ से। अरे लेकिन वो लोग रजनी की एक भी बात नहीं सुनते और दोनों बहनों को उनके सामान सहित उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। पड़ोसी भी ऐसा होते देख रहे थे, इसलिए वो उन दोनों को लेकर गांव के जमींदार के पास जाते हैं। लेकिन जब जमींदार घर के खरीदारों के पास आता है तो उसे पता चलता है कि मुकेश ने उन लोगों को वो घर बेच दिया है। ये तो मुकेश ने बड़ा गलत किया। उसे ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। एक तो पहले ही उसके भैया भाभी ये दुनिया छोड़कर चले गए। ये दोनों बच्चियां यहाँ पर बिल्कुल अकेली हैं। उसके बाद भी मुकेश ने ऐसा किया। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान उसे माफ करे या ना करे वो तो नहीं पता, लेकिन अब ये बेचारी बच्चियां कहाँ जाएंगी? हैं? बेचारियों के पास रहने को एक घर था, वो भी उसने नहीं छोड़ा। ये दोनों बच्चियां हम गांव वालों की आंखों के सामने ही पली बड़ी है। अब इनके ऊपर मुश्किल समय आया है तो हमें ही उनकी मदद करनी चाहिए। हम इन्हें इनका घर तो वापस नहीं दिलवा सकते, लेकिन थोड़े बहुत पैसे मिला जुला कर इनके लिए एक छोटी सी झोपड़ी तो बनवा ही सकते हैं। कम से कम उससे ये बच्चियां हमारी नजरों के सामने तो रहेंगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बहन जी। मैं भी अपनी तरफ से जितना हो सकेगा उतने पैसे लगाऊंगा और छोटा ही सही लेकिन एक घर इन दोनों के लिए बनवाऊंगा जिसमें ये सुरक्षित रह सके। उन दोनों के ऐसे मुश्किल समय में गांव वालों ने उनकी बहुत मदद की और सभी लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके उनके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर तैयार की। दोनों बहनें अब इस झोपड़ी में रहने लगी, लेकिन उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। गायत्री तो अभी छोटी थी, लेकिन रजनी को बहुत चिंता होती थी। एक दिन वो परेशान होकर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तभी वहां पर एक आदमी पकोड़े बेचने के लिए आया।
वो जैसे ही वहां पर आया तो उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। उस भीड़ को देखकर रजनी के मन में एक ख्याल आया। मेरी कम उम्र की वजह से अभी मुझे कोई काम नहीं दे रहा, लेकिन मैं खुद कुछ बेचने का काम तो कर सकती हूँ ना। मुझे ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं आता, लेकिन चाय बनानी आती है और चाय के साथ मैं डबल रोटी और मक्खन बेच सकती हूँ। माँ भी तो कभी कभी डबल रोटी में मक्खन लगाकर चाय के साथ खाने के लिए देती थी। वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अरे दीदी, ये आप अपने आप से कैसी बातें कर रही हो? कुछ नहीं गायत्री, बस मैं अपना काम खोलने के बारे में सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि अपना एक चाय और मक्खन डबल रोटी का ठेला लगा लूं। कम से कम उससे हमारे घर में थोड़े बहुत पैसे तो आएंगे। कह तो आप ठीक रही हो दीदी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम अपना कोई काम शुरू कर सके। हमें तो ये झोपड़ी भी गांव वालों ने बनाकर दी है, वरना हमारे पास तो रहने को अपना घर भी नहीं बचा था। हाँ, लेकिन हमें अपना काम तो शुरू करना ही होगा, वरना हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। हमारे गांव के जमींदार साहब बहुत अच्छे हैं। मैं एक बार उनके पास जाकर उनसे मदद के लिए पूछती हूँ, क्या पता वो हमारा काम खोलने में हमारी मदद कर दे। रजनी अपने गांव के जमींदार के पास मदद के लिए जाती है तो जमींदार साहब उनकी परेशानी समझकर रजनी को कुछ पैसे उधारी पर दे देते हैं। तुम इन पैसों से अपना काम शुरू करना और मुझे पैसे लौटाने की चिंता मत करना। बस तुम्हारा काम चल जाए, यही मेरी इच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसे ही मेरा काम चल जाएगा मैं आपके पैसे जरूर लौटाऊंगी। आपने मुझे ये पैसे देकर मेरी बहुत बड़ी मदद की है। रजनी उन पैसों से अपना छोटा सा चाय और मक्खन डबल रोटी का ठेला खोलती है। उसकी छोटी बहन भी ठेले पर जाकर उसके काम में मदद करवाती है, लेकिन रजनी अपनी बहन का दाखिला फिर से स्कूल में करवाती है तो उसकी बहन दिन में स्कूल जाकर शाम में रजनी की मदद करवाती है। दोनों बहनें मिलजुल कर अपने काम को संभालती है। धीरे धीरे करते करते मेहनत करके अपने काम को बढ़ाती है और अपने काम से इतनी तरक्की हासिल कर लेती है कि गांव में अपना एक होटल खोल लेती है, जिसका नाम वो अपने माता पिता के नाम पर रखती है। रुद्रपुर नामक एक गांव में दो सहेलियां कंचन और काजल रहा करती थी। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। दोनों मिलजुल कर काम करती, जो भी काम करती। दोनों की दोस्ती में जो हैरान करने वाली बात थी वो ये कि कंचन उस गांव के जमींदार की बेटी थी और काजल एक गरीब किसान की। खेलते कूदते पढ़ते लिखते वो दोनों सहेलियां अब शादी की उम्र की हो गई थी और जमींदार ने अपनी बेटी कंचन की शादी तय कर दी थी। नहीं 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 नहीं, जितनी बार तुम बोलोगी उतनी बारी नहीं। तुम्हें मेरी शादी में आना है और यहीं पर रुकना है। माँ से मैं बात कर लूंगी। माँ तो कभी मना नहीं करेगी। तू मेरी परेशानी तो समझ। तुम्हारा घर कितना बड़ा है, सारे रिश्तेदार भी अमीर अमीर आएंगे। ना मेरे पास अच्छे कपड़े और ना पैरों में चप्पल। मैं बहुत बुरी दिखाई दूंगी तुम सबके बीच में। तभी कंचन की माँ कमरे में आ जाती है। ये तो बहुत बुरी बात है काजल, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। बेटा, मैंने कभी तुझ में और कंचन में कोई फर्क किया है? अभी जा कंचन के साथ जाके अपने लिए अच्छे से कपड़े और चप्पल खरीद ले। रही तेरी माँ को समझाने की बात, वो मैं खुद बात कर लूंगी। ताई माँ, आप खामखा परेशान हो रही हो। अच्छा, तो क्या तू भी कंचन की तरह मुझसे जबान लड़ाएगी? जितना कहा है उतना सुन। नीचे ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले और तुम दोनों शॉपिंग पर जाओ। फिर दोनों सहेलियां शॉपिंग पर चली जाती हैं और कंचन काजल के लिए 3 सुंदर सुंदर जोड़े पसंद करती है, जो काफी सुंदर भी थे और महंगे भी। कंचन की माँ काजल को बहुत पसंद करती थी। काजल थी ही इतनी सुंदर, इतनी प्यारी। जब भी वो हवेली आती तो कंचन की माँ की बहुत मदद करती और कंचन भी काजल की माँ को माँ ही कहती। एक हफ्ते बाद कंचन की शादी थी। हल्दी की रस्म और मेहंदी की रस्म में काजल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और अपनी ताई माँ का बहुत हाथ बटाती है। कंचन द्वारा खरीदे गए कपड़ों में वो एक परी के समान लग रही थी। गोरे रंग पर पिंक लहंगा बहुत सुंदर लग रहा था। शादी वाले दिन कंचन की बुआ का लड़का बार बार काजल को ही देखे जा रहा था और उसकी बुआ की नजर काजल से हट ही नहीं रही थी। भाभी, ये पिंक लहंगे में कौन है? बहुत ही सुंदर लड़की है और देखो तो कैसे तुम्हारा हाथ बटा रही है। लगता है कंचन की कोई बहुत ही अमीर दोस्त है। अरे दीदी, आपने पहचाना नहीं, ये काजल है, मनोहर किसान की बेटी। कंचन की बहुत अच्छी दोस्त है। सच कह रही हो,
आज तो ये बिल्कुल परी लग रही है। बहुत सुंदर लड़की है और सबसे बड़ा गुण, इतना काम करती है और थकावट जरा भी नहीं आती इसके चेहरे पर। खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। जिस घर भी जाएगी उस घर के तो भाग जाग जाएंगे। अच्छा अच्छा, मनोहर की बेटी है। कंचन की विदाई का समय हो जाता है। वो काजल के गले लगकर तेज तेज रो रही थी। विदाई के बाद काजल वहीं बैठकर अपनी दोस्त के लिए आंसू बहा रही थी। तभी कंचन के बुआ का लड़का विनय काजल के पास आता है। मैंने कंचन से तुम्हारा नाम पूछ लिया था। काजल है ना तुम्हारा नाम? मेरा नाम विनय है और मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। कंचन की शादी के लिए छुट्टियां लेकर आया था मैं। तो आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं यहाँ तुमसे तुम्हारे घर का पता जानने आया हूँ और तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में भी। क्यों क्यों चाहिए आपको मेरे घर का पता? काजल घबरा कर खड़ी हो जाती है और वहां से जाने लगती है। पहले पूरी बात तो सुन लो। मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। वो तुम्हारे माता पिता से शादी की बात कर लेंगी। ये सब सुन काजल एक पल के लिए रुक जाती है और मुड़कर विनय को देखती है। आपने कंचन से सिर्फ मेरा नाम जाना है और कुछ नहीं। मैं आपको बताती हूँ, मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ। आपने शायद मेरे कपड़ों से धोखा खा लिया, तो मैं आपको बता दूं, ये कपड़े मुझे ताई माँ ने दिए हैं। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। हम उन लोगों में से आते हैं जो ख्वाहिशें तो रख सकते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर सकते। और अगर आपकी माँ को हमारे बारे में पता चलेगा तो वो खड़ी खड़ी इस रिश्ते को मना कर देंगी। और मेरे बाबा तो एक मामूली सा टेंट लगाकर शादी करने वाले हैं। आप जैसे महल में रहने वाले लोग नहीं समझ पाएंगे। ऐसा बोलकर काजल वहां से चली जाती है। अरे काजल, कहाँ रह गई थी? इधर आ बेटा, ये मिठाइयाँ और कुछ सामान है, घर लेकर जा। और आज तू बहुत प्यारी लग रही है। तेरी सहेली चली गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी ताई माँ को भूल जा। कल चुपचाप आ जाना, कंचन के पग फेरे की रस्म है। ठीक है ताई माँ, मैं टाइम से आ जाऊंगी। काजल अपने घर आ जाती है। उसके माता पिता शादी में से आकर थक कर सो रहे थे। काजल उन्हें देखकर हल्के से मुस्कुराती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन कंचन अपने पग फेरे के लिए आती है और काजल अपनी ताई माँ के साथ मिलकर सारा खाना बनवाती है। कंचन की बुआ और विनय काजल के खाने की तारीफ करते हैं। सब कामों से निपटने के बाद, भाभी मैं क्या बताऊं, मुझे ये लड़की बहुत ही अच्छी लग रही है। देखो ना कितनी सिंपल, समझदार और सुघड़ है। मेरा तो दिल कर रहा है अभी जाकर इसके माँ बाप से अपने बेटे के लिए इसका हाथ मांग लूं। दीदी, तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छी लड़की है, बचपन से मैंने उसको देखा है। पता नहीं, अगर विनय ने कह दिया कि ये तो बहुत गरीब घर की है तो मैं क्या करूंगी? वो हमेशा से ही चाहता था कि उसकी शादी बड़े धूमधाम से हो। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छी आओ भगत करें। मुझे तो लड़की पसंद है। अगर विनय को पसंद ना आई तो? अच्छा, तो ये बात है। एक बार आप विनय से बात करके देख लो, क्या पता उसे काजल पसंद आ जाए। और उधर विनय अपने दोस्त से फोन पर बातें कर रहा था। क्या बताऊं यार, बहुत ही अच्छी लड़की है, पर किसान की बेटी है। अगर माँ ने ना कह दिया तो मुझे नहीं लगता कि माँ मेरे लिए इतने गरीब घर की लड़की लेकर आएंगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। आंटी कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी। तो तू बेटा अपने सपने देखना छोड़ दे और चुपचाप आकर यहाँ पर किसी शहरी लड़की से शादी कर ले। यार तू समझ क्यों नहीं रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि काजल बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ, पर कैसे बात करूँ समझ नहीं आ रहा। कोई हल ना निकलता देख विनय फोन रख देता है और अपने कमरे में आकर सो जाता है। अगली सुबह वो अपनी माँ के साथ शहर वापस आ जाता है। दोनों ही माँ बेटा गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। दोनों को ही काजल पसंद थी, लेकिन एक दूसरे से बात करने में भी डर रहे थे। शहर आकर विनय की माँ विनय के लिए कई लड़कियां देखती है। काजल जैसी बात किसी में दिखाई नहीं देती और विनय को भी कोई लड़की पसंद नहीं आती। एक दिन विनय की माँ उसके बालों में तेल डाल रही थी। कंचन की शादी में तूने कंचन की दोस्त काजल को देखा था? काजल का नाम सुनते ही विनय की आंखों में चमक आ जाती है। वही लड़की ना जिसने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था? हाँ हाँ, मैं उसी की ही बात कर रही हूँ। बहुत ही प्यारी लड़की थी। अगर वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की होती तो मैं उसे तेरे लिए ब्याह कर ले आती। अच्छा, तो वो गांव की है, इसलिए आप ये रिश्ता पसंद नहीं करोगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है।
बस वो एक दिन तूने कहा था ना कि तुझे पढ़ी लिखी अमीर लड़की से शादी करनी है, मैं तो बस इसलिए दुखी हुई हूँ, वरना तो वो लड़की मुझे इतनी पसंद है कि मैं कल ही उसे अपनी बहू बना लूं। विनय खुशी से उठता है और अपनी माँ को गले लगा लेता है। माँ, नेकी और पूछ पूछ, मैं तो डर रहा था कि वो आपको पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो गरीब है। आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे काजल शादी वाले दिन से ही पसंद है। आप अपनी बहू उसी को ही बनाना। जब माँ बेटा दोनों की गलतफहमी दूर होती है तो घर में खुशी का माहौल हो जाता है। वो दोनों अगले ही दिन गांव की तरफ निकल जाते हैं। कंचन की माँ जब ये बात सुनती है तो उन दोनों की सराहना करती है। दीदी, आपने बहुत अच्छा किया, जल्दी ही फैसला कर लिया। तुम्हें पता है काजल के बहुत रिश्ते आ रहे हैं। आप बिल्कुल भी देर मत करो, आज शाम को कंचन भी आ जाएगी। कल फिर हम सब जाकर काजल का हाथ मांग लेंगे। शाम को कंचन अपने पति के साथ घर आ जाती है और जब उसे पता चलता है कि बुआ काजल को अपनी बहू बनाना चाहती है तो वो बहुत खुश होती है। अगले दिन सुबह सब काजल के घर जाते हैं। काजल अपनी माँ के साथ सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। मनोहर वहीं मेहमानों के साथ बैठा होता है। भाई साहब, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई है, हम इसका हाथ मांगने आए हैं। बहन जी, आप मुझ गरीब से मेरी बेटी का हाथ मांगने आई हो? मैं सच कहता हूँ, मेरे पास में अपनी बेटी को 4 जोड़ी कपड़े देने के सिवा और कुछ भी नहीं है। आप ठहरे अमीर लोग, आपके बहुत सारे अरमान होंगे। मैं गरीब ये सब पूरे नहीं कर पाऊंगा। मनोहर भैया, आप भी क्या अमीर गरीब लेकर बैठ गए हो? हमारी काजल में इतने गुण हैं, वो तो साक्षात लक्ष्मी है। आज रिश्ता चलकर आपके घर आया है तो सब कुछ सोच समझ कर ही आए होंगे। आप तो बस इस रिश्ते के लिए हाँ करो। विनय बहुत ही अच्छा लड़का है, सरकारी मुलाजिम है और काजल को बहुत खुश रखेगा। आप लोग इतने बड़े हो, मैं तो दहेज में भी कुछ नहीं दे पाऊंगा। चलो भाई साहब, तो ठीक है, आप बिल्कुल वैसी ही शादी अपनी बेटी की करो जैसे आप करना चाहते हो, और मैं अपने बेटे की बारात वैसे ही लेकर आऊंगी जैसे मैं लेकर आना चाहती हूँ। कभी कभी समाज को कुछ नया देना हमारा ही काम होता है। इन दोनों का रिश्ता अमीर गरीब के भेदभाव को खत्म करने के लिए एक मिसाल बनेगा। दोनों परिवार रिश्ता तय कर लेते हैं और कंचन काजल के गले लग जाती है। ओहो, तो तुम तो मेरी भाभी बन जाओगी। मैं तो नंदो वाले सारे नखरे दिखाऊंगी। हाँ कंचन, मुझे बहुत डर लग रहा है, बाद में अगर तेरी बुआ और विनय ने हम लोगों से दहेज मांगा तो? तभी विनय वहां आ जाता है। अलबत्ता तो ऐसा होगा नहीं, और अगर हुआ तो कानून नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, तुम उसका सहारा ले सकती हो। वैसे तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बहुत ही शरीफ लड़का हूँ और मेरी माँ जो बातें कह देती है उस पर अमल करती है। और तुम खाली मेरी पसंद नहीं, मेरी माँ की भी पसंद हो। फिर काजल की शादी उसके पिता अपने तरीके से करते हैं और विनय की माँ अपने तरीके से। गांव में ही नहीं, आसपास के सब जगह पर इस शादी का बहुत खर्चा होता है। कुछ लोगों के दिल की भावना ही शादी को देखकर बदल जाती है। और कंचन अपनी सहेली की शादी में बहुत नाचती गाती है और खुशी खुशी अपनी सहेली को अपनी भाभी बनाकर लाती है। और जब विनय की माँ से उसकी सहेली पूछती है तो उसकी माँ कहती है, देखो बहन, मैंने सिर्फ लड़की को देखा, वो बहुत ही अच्छी और सुशील लड़की है। रही बात अमीर और गरीब की, 2 रोटी वही गरीब भी खाता है और अमीर भी खाता है। बेटे को इतना काबिल बनाओ कि वो अगर किसी की लड़की को लाने का दम रखता है तो सारी जिंदगी उसका साथ निभाने का भी रखे। इतनी कमाई करे कि वो अपनी पत्नी को खुश रख सके। उसकी माँ के ये वचन सुनकर वहां पर बैठे बाकी सब लोग भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अनीता को देखने वाले आए हुए थे। अनीता ने कई तरह की चीजें खाने के लिए बनाई हुई थी और उसकी माँ बढ़ चढ़ कर हर चीज की तारीफ कर रही थी। हमारी अनीता बहुत अच्छे समोसे बनाती है। मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने आखिरी बार बाहर से समोसे कब मंगाए थे। सच में बहन जी, समोसे तो सचमुच बहुत लाजवाब बने हैं। इतने टेस्टी, भाई मेरी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। हमें तो आपकी बेटी पसंद आ गई है और हम बारात लेकर आएंगे। आपने बहुत समोसे खा लिए, अब हमारी बारी है। और उनके ऐसा बोलते ही सब जोर जोर से हंस पड़े। और कुछ दिन बाद ही अनीता की शादी आकाश से हो जाती है। आकाश एक बहुत ही होनहार लड़का था और मेहनती भी। एक कंपनी में सुपरवाइजर था। घर में अकेला वही कमाने वाला था।
शादी के बाद अनीता ने आकर घर को संभाल लिया। उसकी सास अनीता के साथ हर वक्त खड़ी रहती। दोनों में सास बहू का रिश्ता कम और माँ बेटी का ज्यादा बन गया। समय हंसी खुशी बीत रहा था। अनीता और आकाश के 2 बच्चे होते हैं और अब वो दोनों 5-6 साल के थे। दोनों ही स्कूल जाने लग गए थे। एक दिन की बात है। क्या हुआ बेटा, आज फैक्ट्री नहीं जाना क्या? नहीं माँ, कल हमारी फैक्ट्री में मजदूरों और मालिकों के बीच में लड़ाई हो गई। वहां का माहौल देखने के बाद मालिक ने मुझे काम में ढील बरतने का इल्जाम लगा दिया, जबकि मैंने पूरी मुस्तैदी से काम किया था। उन्होंने मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया है। भला ये क्या बात हुई? करे कोई और भुगते कोई। देखो, ये सब तो होता ही रहता है। प्राइवेट नौकरी है, कोई भरोसा थोड़ी ही है। इस तरह मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। तुम दूसरी जगह ट्राई करो। और हाँ, बच्चों ने कहा कि समोसे बनाओ, तो आज मैं समोसे बना रही हूँ, इसलिए आज समोसे खाओ और थोड़ा सा दिमाग को चलाओ। अनीता सबके लिए समोसे बनाकर ले आई। बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। सभी लोग समोसे खा रहे थे कि तभी आकाश का दोस्त घर आता है। अरे भाई साहब, बड़े सही टाइम पर आए हैं। देखो, मैंने अभी गरम गरम समोसे निकाले हैं, चाय बनाकर लाती हूँ। नेकी और पूछ पूछ, भाई मेरी किस्मत में आज समोसे खाने लिखे थे। अरे आकाश, तेरे बारे में पता चला। मैं तो तेरे से पूछने आया था कि आखिर कल तुम्हारी फैक्ट्री में क्या हुआ। क्या बताऊं यार, उन लोगों का आपस का झगड़ा था और मुझे बोला गया कि तुमने मजदूरों को डील दे रखी है। अब देखो, बेरोजगार हो गया हूं और कोई काम धंधा ढूंढूंगा। तभी अनीता सबके लिए चाय बनाकर ले आई और समोसे भी। चाय समोसे का दौर चल रहा था कि तभी आकाश का दोस्त बोलता है। भाभी, आपके हाथों में जादू है, सच कहता हूँ। इतनी जगह के समोसे खाता हूँ, लेकिन जहां भी खाता हूँ हमेशा यही ख्याल आता है कि आपसे अच्छा समोसा कोई नहीं बनाता। धन्यवाद भैया, आप इनको समझाओ ना, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं आज मैं थोड़ा कुछ अलग बनाकर लाती हूँ। अनीता रसोई में जाती है। उसने पहले से ही रात के खाने के लिए चने उबाल कर रखे थे। वो प्याज काट लेती है और फिर लाल हरी चटनी, दही, चने और कुछ अपने हाथों के बनाए हुए चाट मसाले को डालकर वो समोसे की बढ़िया चाट तैयार करती है और फिर अपनी सास और आकाश के दोस्त को खाने के लिए देती है। अरे वाह अनीता, ये समोसे की चाट तो बहुत ही अच्छी बनी है। बस माँ जी, अभी अभी रसोई में खड़े खड़े ख्याल आया कि कुछ अलग करके देखती हूँ। शायद ये चाट खाने के बाद इनका मूड ठीक हो जाए। मुझे माफ कर दो अनीता, मैं देख रहा हूँ सुबह से तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रही हो। भाभी, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ भैया बोलो, इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल भी बुरा मत मानना। मुझे बस अभी बैठे बैठे ख्याल आया कि जब आपके हाथों में इतना स्वाद है, आपने इतनी अच्छी चाट बनाई है, एकदम अलग टेस्ट हो गया इन समोसों का। मेरी बात मानो तो आप ये काम शुरू कर लो और आपको तो डबल फायदा है। देखिए, आपने नीचे दुकान किराए पर दी हुई है, उस दुकान को आप अपने इस्तेमाल में ले लो। समोसे चाट की दुकान खोल लो। कसम से बता रहा हूँ, आप लोगों की नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आकाश का दोस्त चला जाता है, लेकिन अनीता के मन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। वो बहुत सोचती है कि वो ये काम कर सकती है तो फिर क्यों न करे। आकाश शाम को बाहर टहलने के लिए चला जाता है और अनीता अपनी सास के पास बैठी थी। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे। माँ जी, मुझे भैया की बात बहुत सही लगी। क्यों ना हम लोग अपना काम शुरू करें। प्राइवेट जॉब का तो ऐसा ही है, आज मिलेगी कि कल मिलेगी पता ही नहीं। मुझे भी उसकी बात बिल्कुल सही लगी। बस तुझे कहने से डर रही थी कि कहीं तू ये ना सोचे कि बेटे की नौकरी चली गई तो बहू को काम पर लगा दिया। ये सुनकर अनीता थोड़ा सा गुस्सा अपनी सास को दिखाती है और बोलती है, इतने सालों से इस घर में ब्याह कर आई हूं, आप मुझे पराया समझती हो क्या? ये घर मेरा भी तो है। यहाँ पर होने वाले सुख दुख की मैं पूरी भागीदार हूँ। अनीता की बात सुनने के बाद सास अनीता को गले से लगा लेती है और आकाश के आने के बाद सब लोग बैठकर इसी बात पर चर्चा करते हैं और आखिरी में तय होता है कि अनीता अपनी समोसे चाट भंडार की दुकान को खोलेगी। उनकी अपनी दुकान थी। उन्होंने किराएदार को सारी स्थिति समझाई और दुकान पर सामान लगाकर अपना समोसा चाट भंडार खोल लिया। आस पड़ोस के लोग तो जानते ही थे कि अनीता कितने अच्छे समोसे बनाती है और जब उन्हें पता चला कि अनीता ने समोसा चाट भंडार खोला है तो शुरू की कस्टमर अनीता की वही बने। देखो तो टेक्नोलॉजी ने बच्चों को कितना एडवांस बना दिया है। छोटा है लेकिन कितने पते की बात बोल गया। हाँ अनीता, सचमुच में कितनी अच्छी बात बोली है इसने। मैं तो वैसे भी खाली बैठा हुआ हूँ। क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें कि हम ऑनलाइन डिलीवरी का काम शुरू करें। मेरा एक दोस्त है, वो इस काम में मेरी मदद कर सकता है। दोनों पति पत्नी बैठकर इस बारे में बात करते हैं और फिर आकाश अपने दोस्त से मिलने के लिए चला जाता है। वो उसे बताता है कि किस तरीके से तुम लोगों को काम करना है कि तुम्हें घर बैठे ही ऑर्डर मिले। वो उनकी साइट बनाता है
कुछ फूड डिलीवरी कंपनी से उनको अटैच करवाता है। थोड़ी सी मेहनत अनीता की बढ़ जाती है। कुछ समय तो उसे ये सारी स्थिति संभालने में भी दिक्कत आई, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे चीजों को समझा और उसी तरीके से काम करना शुरू किया। अनीता की दुकान पर उसके समोसे की चाट इतनी जल्दी फेमस हो गई कि इसका अंदाजा खुद अनीता को भी नहीं था। फिर दुकान पर खड़े होकर चाट खाने वाले लोगों की भीड़ भी रहती और ऑनलाइन समोसे की चाट वालों की भी। अनीता सवेरे उठ जाती, आलू उबालती और उसका मसाला तैयार करती। इस काम में अनीता का पति और उसके सास भी उसकी पूरी मदद करते। सुबह 11 बजे से उनका काम शुरू हो जाता और रात के 8 बजे तक वो निरंतर अपना काम करते रहते। एक दिन, अनीता, सच कहता हूँ, तुम मुझे बाद में पसंद आई थी और तुम्हारे हाथ के बने हुए समोसे उससे पहले। तुम्हारे हाथों के जादू ने कमाल दिखा दिया। मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब मेरी नौकरी छूटी और तुमने सारी स्थिति को कैसे समझदारी से संभाल लिया। बेटा, यही परिवार होता है। ये नहीं कि एक दूसरे को ताने दो, एक दूसरे की कमियों को बताओ। परिवार तो वो होता है जो अपने परिवार को किसी भी परिस्थिति में संभाल कर आगे बढ़ जाए। तेरा मेरा छोटा बड़ा ये सब कुछ बेईमानी हो जाता है जब आप दिल से अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। और हमारी बहू अनीता ने तो कमाल ही कर दिया। खुद तो काम शुरू किया ही किया और देख, तुझे भी रोजगार दे दिया। बस भी कीजिए माँ, अब इतनी भी तारीफ मत करो। माँ सच कह रही है अनीता। पापा पापा, आज आप हमें स्कूल छोड़ने चलो ना। चलो तो फिर जाकर बाहर खड़े हो, मैं स्कूटर निकालता हूँ। आकाश अपने दोनों बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए जाता है कि तभी वो देखता है कि बच्चों की प्रिंसिपल गाड़ी से उतर रही हैं। आकाश मैडम को नमस्ते करता है तो वो उसे आवाज देकर रोक लेती हैं। अरे आकाशी, 1 मिनट, जरा मुझे आपसे बात करनी थी। आकाश को लगा कि बच्चों ने जरूर स्कूल में कोई शरारत की है। जी मैम, बोलिए, क्या बच्चों ने कोई शरारत कर दी? अरे नहीं नहीं, मैं तो आपसे किसी और सिलसिले में बात करना चाह रही थी। मेरी बहन की बेटी की हल्दी की रस्म है और उसने कहा था कि कुछ ऐसा खाना बनवाना मेहमानों के लिए जो फटाफट तैयार हो जाए और कुछ अलग भी हो। अभी आपको देखकर अचानक से ख्याल आया कि आप लोगों की तो समोसा चाट की दुकान है। मैंने भी कई बार वहां की चाट खाई है, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो क्या आप इस तरह का ऑर्डर लेना पसंद करेंगे? हाँ जी, क्यों नहीं। हमारा तो ये काम है, आप सारी डिटेल मुझे बता देना। मैं अपनी पत्नी अनीता को सारी बात बता दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, काम हो जाएगा। पैसों के लेन देन की बात को बाद में छोड़कर आकाश आकर अनीता को ये सारी बात बताता है। प्रिंसिपल का फोन अनीता के पास आता है तो अनीता हाँ बोल देती है और फिर एक अच्छे अमाउंट पर यह बुकिंग तय हो जाती है। यकीन नहीं हो रहा ये काम चल पड़ा। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रही हूँ। और आकाश, आपके सपोर्ट के बिना तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। तुम दोनों तो गाड़ी के 2 पहिए हो, दोनों साथ चलोगे तो हमेशा कामयाब रहोगे। अनीता और आकाश दोनों मिलकर प्रिंसिपल की बहन की बेटी की हल्दी की रस्म में समोसा चाट बनाते हैं। वहां पर 2-3 चीजें और थी खाने पीने की, लेकिन सभी लोग समोसा चाट की तारीफ कर रहे थे। ताजे करारे समोसा पर गिरी हुई दही, हरी और लाल चटनी से स्वाद इतना ज्यादा बढ़ गया था, और वो सीक्रेट चाट मसाला जो सिर्फ अनीता ही बनाती थी। वहां पर काम करते करते ही अनीता को 1-2 और ऑर्डर मिल जाते हैं। अब अनीता ने अपने घर के नीचे वाले पूरे हिस्से को इसी काम के लिए तैयार करवा दिया। उसके पास अब कई लोग काम करते थे और इस तरह अनीता ने समोसा चाट बनाकर कामयाबी का एक नया मुकाम हासिल किया।